तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के लेक्चर की शुरुआत किसी भी ट्रेंडिंग गाने के साथ शुरुआत नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा मन आज बहुत ज्यादा क्या है, एकदम से व्यथित है एकदम। क्योंकि आज जब हम कोचिंग से पढ़ा करके आ रहे थे आपका वीडियो बनाने के लिए, रास्ते में हमने देखा एक कार वाला ना बहुत स्पीड से गया और एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, छोटा सा था, अभी मतलब 4-5 दिन ही उसको पैदा हुए हुए होंगे, उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसका 25% पीछे का हिस्सा ना पूरा रोड से जाके मिल गया, पिछल गया पिच से। वो 15 सेकंड तक काय 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 किया और बेचारा क्या हो गया, मर गया। और फिर उसकी जो मम्मी थी वो कम से कम 1 घंटे तक वहीं इसके ऊपर भौंके, जिस जो भी कार आ रही थी उस कलर की, सारी कार के ऊपर चिल्ला रही थी। मतलब लेकिन क्या ही हो सकता है, वो तो खत्म ही हो गया। लोग जो है ना इंसानियत भूल ही चुके हैं। जब इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है तो आदमी को अपनी गाड़ियों को थोड़ा स्लो चलाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और एक बात और है, क्या वो जो है मार तो दिया टक्कर, क्या उसको उसका फल नहीं मिलेगा? एक समय ऐसा आएगा जब वो भी उसकी भी स्थिति इसी तरीके से होगी, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। अपने आसपास जितने भी कुत्ते रहे, कितने भी कुत्ते के बच्चे रहे, कोई बेजुबान जानवर रहे, सारे के सारे जानवरों की आप लोग क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो भगवान आपकी भी सेवा करेगा बेटा। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि किसी बेजुबान को आप ना सताएं। और अगर बेजुबान को आप सताते हैं तो फिर आप भी सताए जाएंगे, उसी तरीके से सताए जाएंगे। ठंडी का मौसम है, उनको भी बेचारे, एक क्या है ना कि जो जानवर होते हैं बेजुबान, इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो थोड़ी सी बेकार हो जाती है ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा देख करके चलो। बच्चों उनको क्या पता, है कि नहीं? और अभी तो वो 2-4 दिन पहले, जैसे मान लो जो बड़े हो जाते हैं वो तो समझदार भी हो जाते हैं, अभी अभी पैदा हो रहे हैं, यही उनका ब्रीडिंग टाइम भी रहता है, इसी समय सबसे ज्यादा छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके। थोड़ा ध्यान से चलें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अगर हेल्प नहीं कर पा रहे तो कम से कम उनको सताओ तो ना, मारो पीटो तो ना, है कि नहीं? चलो फिर इसी बात पे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग की चल रही थी एससी वर्मा सीरीज। एससी वर्मा सीरीज में वेक्टर खत्म हो चुका था। वेक्टर में वेक्टर का प्रैक्टिस सेशन भी खत्म हो चुका था। कुछ सवाल हम लोगों के बाकी थे, उन सवालों को आज हम लोग करेंगे और इस लेक्चर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्वेश्चन 7 तक हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को आज देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये छिपा है और बहुत ही जबरदस्त क्या है सवाल है। कह रहा एक कैरम बोर्ड है, क्या है? कैरम बोर्ड। केंद्र पर रानी गोटी रखी है, रानी द क्वीन रखी है बेटा, रेड कलर वाली। और बोर्ड का आकार 4x4 फीट का है। स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पर रानी गोटी बोर्ड के सामने की दीवार से जाकर टकराती है, परिवर्तित होती है और जाकर के पीछे वाले बोर्ड के कोने के छेद में गिर जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें, ये सोचो कि स्ट्राइकर गिर जाता है, रानी गोटी नहीं, रानी गोटी ही गिर जाती है, ठीक है। गोटी के आकार को नजरअंदाज करते हुए निम्नलिखित गोटियों के विस्थापन, गतियों का विस्थापन करना है। केंद्र से सामने वाली दीवार तक, यानी जिस दीवार से वो जिस केंद्र से जाकर के जिस दीवार से वो सामने वाली टकराई है वो विस्थापन, सामने के दीवार से छेद तक का विस्थापन, और छेद से केंद्र से छेद तक का विस्थापन। चलो देखो देख लेते हैं, अगले स्लाइड्स पे हम लोग देखते हैं क्या है कहानी है। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे क्या, एक कैरम बोर्ड, ठीक है। कैरम बोर्ड देखते हैं क्या है। इस पे देखते हैं ऐसे, रुक जाओ, इसको हटाओ। ऐसे बनेगा, स्क्वायर शेप में बनेगा कैरम बोर्ड। कैसे बनेगा? स्क्वायर शेप में। लो, ये है हम लोगों का कैरम बोर्ड। क्या है? कैरम बोर्ड स्क्वायर है, मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर रहे तो समझ जाना इस बात को। यहां कहीं पे हम लोगों का केंद्र रहेगा, मान लो ये क्या है, केंद्र है, ये हम लोगों का केंद्र है। और इस केंद्र से, इस केंद्र से कोई जो गोटी है वो ऐसे जाती है और सबसे पहले दीवार से टकराती है, ऐसे जाती है और एक दीवार से क्या होती है, टकराती है, ठीक है। और दीवार से टकराने के बाद वो कहां पे जाती है? देखो कैरम बोर्ड के सारे कोनों में ही बने होते हैं क्या, छेद, और जाकर के वो ऐसे इस छेद में जाकर के क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है, सारे के सारे। और अब यहां से एक और हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, जिससे सवाल को सॉल्व करने हम लोग को क्या होगी, हेल्प होगी। अब आगे सवाल की तरफ चलते हैं। चलो देखो क्या है कहानी।
सारी की सारी दीवारें कितने सेंटीमीटर की हैं? 4-4 सेंटीमीटर की हैं। केंद्र से यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया, ये डिस्टेंस निकालना है। केंद्र से इस दीवार तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, जब टोटल 4 सेंटीमीटर है तो ये केंद्र से ये हाफ हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं फीट है बेटा, फीट, तो ये 4 फीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को पता है नहीं। अब अगर परावर्तित हुई है गोटी, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। पॉइंटिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ई। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले सवाल के ऊपर। केंद्र से इस दीवार तक का डिस्टेंस निकालना है। अगर ये टोटल 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये टोटल 4 है बेटा, ये टोटल 4 है, तो ये 2 ही है। कितना है? ये 2 है ये, ठीक है। टोटल 4 है, तो ये केंद्र से यहां तक का कितना हो जाएगा? 2 फीट हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और ई को देखते हैं। देखो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या होगी कहानी? अगर ध्यान से देखो tan थीटा, क्या देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पे लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, यानी AE कितनी है? AE, और बटे आधार क्या है यहाँ पे? BE। क्या है? BE। अब अगर ये वाला हम लोगों का 2 है तो देखो BE भी तो 2 ही है, लेकिन AE के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो मान लेते हैं अगर इस डिस्टेंस को हम लोग x बोल दें तो ये टोटल 2 है, तो ये वाला हो जाएगा 2 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। तो आधार लंब कितना हो गया हम लोगों का? AE कितना हो गया? 2 माइनस एक्स। आधार कितना हो गया? 2। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर AE अगर देखो तो 2 माइनस एक्स है, और आधार कितना है? BE हम लोगों का 2 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को देखते हैं BDC को, त्रिभुज BDC को, क्योंकि x की वैल्यू भी तो फाउंड करनी है, 2 इक्वेशन होने चाहिए। यहां पे हम लोग tan थीटा देखते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस थीटा के लिए लंब क्या है? ये है हम लोगों का DC। कितना है? DC बटे आधार कितना है? BD। कितना है? BD। तो DC का मान कितना है? DC का मान अगर देखो तो DC का मान है x। कितना है बेटा? x। और BD का मान कितना है? 4। कितना है? 4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन tan थीटा बराबर लिखा है, तो क्या ये दोनों बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया? 2 माइनस एक्स बाई 2 बराबर x बाई 4 आ गया कि नहीं आ गया? 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 2x इक्वल टू x, और 2x इधर जाएगा, 3x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 आ गई। यहां से कितनी आ गई? 4/3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई। अभी हम लोगों का, अभी ए बी निकला नहीं है, ए बी को हम लोग निकालेंगे। तो देखो अब 2 माइनस एक्स भी निकल जाएगा। जब x की वैल्यू आ गई तो ये AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AE बराबर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी 2 माइनस 4/3। 4/3 तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 तो कितना बचा? 2। 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3। तो 2 माइनस एक्स यानी AE का मान आ गया 2/3। कितना आ गया? 2/3। तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसको देखें, त्रिभुज AEB में देखें तो क्या ये AE है वो हमारा लंब है, ये 2 हमारा आधार है, तो कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहां पे लंब क्या है? 2/3। लंब कितना है? 2/3। तो देखो, तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा, यानी केंद्र से दीवार तक का, वो आ जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट आधार, आधार कितना है? आधार है 2, 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 2/3, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4/9, तो 4/9। आगे अंडर रूट 9, दोनों का एलसीएम आ गया, 9 4 9 जा कितना हो जाएगा? 9 कम 9 को 36, 36 और प्लस ये 4 तो 4 ही रहेगा, ठीक है। कितना हो गया? 40 हो गया। अंडर रूट 40/9 ये आ गया आंसर, ठीक है। अंडर रूट 40/9 निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, 9 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 9। तो ये आ जाएगा अपना
रूट 40/3 रूट 40/3 ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा इसमें सवाल क्या था। दूसरा सवाल था कि हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। चलो देखो इसमें हिंट देख लो, कोई एकदम इजी रहेगा। हम लोग को ये निकालना है कि दीवार से लेकर के केंद्र तक, दीवार से लेकर के केंद्र तक तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है, दीवार से लेकर ये निकालना है, BC का मान निकालना है। तो त्रिभुज VDC में कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को आधार पता चल गया, एक लंब पता चल गया, x का मान, आधार भी पता है 4 है, तो कर्ण निकल आएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हमें केंद्र से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां तक का ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला तो सबसे आसान था, इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं था। हम लोगों को अगर यहां ध्यान से देखो, इसमें थीटा में ये अगर थीटा है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हम लोगों की? लंब हो जाएगी। तो लंब भी दिया है 2 और ये दिया है कितना 2, तो 2 और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 अंडर रूट 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8। ये वाला बस खत्म हो गई कहानी, तो ये निकल आएगा। तो सवाल ये क्या था? एकदम इजी सवाल था बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। रुको पहले एक सेकंड। अगला सवाल कह रहा है 7 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बिस्तर पर 3 फीट ऊंची एक मच्छरदानी लगी है। बिस्तर के एक कोने पर मच्छरदानी के एक छेद है और उस मच्छरदानी के छेद से घुसकर मच्छरदानी की छत में सबसे दूर वाले कोने पर जाकर बैठ जाता है। मच्छर के विस्थापन का परिमाण बताएं। नंबर बी, छेद पर मूल बिंदु मान लो, तो बिस्तर की लंबाई को x, z की अक्षाई को y तथा z मान लें। तो इन मच्छरों की क्या करनी है? अक्षरों का विस्थापन लिखना है। क्या लिखना है? विस्थापन। देखो समझना कहानी को। एक अगर बिस्तर है तो बिस्तर हम लोगों का आयताकार होगा। कैसा होगा? आयताकार। ऐसे आयताकार होगा कि नहीं होगा? और इस आयताकार के ऊपर यहाँ पे एक खंबा गड़ा होगा, यहाँ पे एक ऐसे खंबा गड़ा होगा, एक ऊपर खंबा होगा, एक ऐसे खंबा होगा, एक ऐसे खंबा होगा, और ये इस तरह का कुछ कहानी क्या हो जाएगी? बिस्तर की बन जाएगी, मच्छरदानी की, है कि नहीं? इस तरह होगा। चलो देखो अगले पेज पे हम लोग देखते हैं और सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर क्यूबॉइड कहीं पे हो तो इधर। चलो देखते हैं। चलो देखो, ये बढ़िया मिल गया, ये इससे समझ में आ जाएगा सवाल। देखो समझना, कहानी को समझना। ठीक है, पेंसिल भी इसमें चेंज कर देते हैं। देखो ये है बिस्तर, ये बिस्तर है बेटा। ये क्या है? ये बिस्तर है ये। ठीक है, और इस बिस्तर के ऊपर ये लगी है मच्छरदानी। क्या लगी है? मच्छरदानी। अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां जस्ट बिस्तर के इस कोने पे छेद है, तो कोने से लेकर के इस कोने से सबसे अंत में सबसे दूर कौन सा मतलब मच्छरदानी का पाया होगा? देखो ये है एक छोर मच्छरदानी का, ऊपर वाला ये है, एक ऊपर वाला छोर ये है, और एक ऊपर वाला छोर क्या है? ये है। ये डिस्टेंस निकालना है कि मच्छरदानी और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला निकालना है कि नहीं? अब ये है क्या चीज? देखो समझो, अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज में ये हमारा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। और ये है हम लोगों का आधार। ये थोड़ा सा इसमें भी हम लोग सहारा लेते हैं अपने पॉइंटर्स का। ठीक है, तो देखो ये ये है आधार, ये है हम लोगों का क्या? आधार। अब इसमें ध्यान से देखो, ये हमारा आधार है, ये हम लोगों का क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण निकालना है, तो आधार कितना है? तो इसके पहले जो लंबाइयां दी गई हैं उस लंबाइयों को देखते हैं कि क्या है लंबाई,
क्या है चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। देखो कह रहा 7 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े, तो ये दिया गया है 7 फीट। क्या दिया गया है 7, ये लंबाई दी गई है 7 फीट, ये दिया गया है 7 फीट। कितना दिया गया है 7 फीट। और ये दिया गया है 4 फीट। क्या दिया गया है 4 फीट। और शायद 3 फीट ऊंचाई है। कितनी फीट ऊंचाई है 3 फीट। देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर अगर मिस्टेक होगी तो दिक्कतें होंगी। और 3 फीट ऊंचाई है। 3 फीट क्या है ऊंचाई। तो 3 फीट अगर ऊंचाई है तो ये हमारी 3 फीट है। कितनी है 3 फीट। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी कितनी है 3 है। तो ये निकालेंगे तो पहले हम लोगों को पहले इसके लिए आधार इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये थीटा है। लंब हम लोगों को पता है, लंब कितना है 3 है। कितना है 3, देखो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन आधार निकालना है पहले, और आधार क्या है, नीचे जो आयत बन रहा है इस आयत का कर्ण है आधार। देखो नीचे जो आयत बन रहा है ना, जो आयत, इस आयत का जो कर्ण है ये हमारा आधार है। ठीक है ना, ऐसी बिस्तर होगा, बिस्तर का ये कर्ण ही आधार है। लंबाई कितनी है 7 है, ऊंचाई कितनी है 3 है। तो निकालेंगे तो अंडर रूट 60 का 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का 58। तो अंडर रूट 58, अंडर रूट 58 हम लोगों का आधार हो गया, रूट 58। ठीक है, अब रूट 58 आधार हो गया, और ऊंचाई कितनी हो गई, यानी लंब कितना हो गया 3, तो कर्ण निकल आएगा। तो कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी 58 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 58 का स्क्वायर 58 ही हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 3 3 जा 9, 58 और 9 कितना हो गया, अंडर रूट 58 और 9 हो जाएगा 2, तो बचेगा 67। कितना बचेगा 67, रूट 67 फीट आ गया आंसर। समझ में आई बात। यानी जो मच्छर का जो विस्थापन है वो है रूट 67। कितना है रूट 67। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि अगर हम लोग इसमें इसको मूल बिंदु माने, ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये हमारी लंबाई है L, इसको x अक्ष बोल दें, ऊंचाई को हम लोग क्या बोल दें y अक्ष बोल दें, क्या बोल दें y अक्ष, चौड़ाई को y अक्ष बोल दें, ऊंचाई को क्या बोल दें z अक्ष बोल दें, क्या बोल दें z अक्ष। तो मच्छर के जो घटक हैं x y z में वो निकालना है। मच्छर ने टोटल विस्थापन कितना किया है अंडर रूट 67, x अक्ष में वो कितना चला है, वो x अक्ष का घटक है। देखो x अक्ष में उसने 7 चला है बेटा, कितना चला है 7। तो x अक्ष में जो विस्थापन यानी घटक हो जाएगा x अक्ष का वो 7 हो जाएगा। y अक्ष में कितना चला है, y अक्ष में उसने 4 चला है, कितना चला है 4, तो y अक्ष में 4 हो जाएगा। z अक्ष में कितना चला है, यानी ऊंचाई उसने कितनी कवर की है 3 चली है, तो z अक्ष में हो जाएगा 3। बस यही आंसर था इसका। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। सवाल बोल रहा है मान लें ए वेक्टर का परिमाण 4.5 इकाई है तथा इसकी दिशा उत्तर की ओर है। वेक्टर 3a वेक्टर और -4a वेक्टर के परिमाण बताएं। एक ए वेक्टर है, क्या है, एक ए वेक्टर है और इसका परिमाण कितना है 4.5 इकाई है। क्या है 4.5 इकाई। तो नंबर 1 सवाल क्या है, ए मतलब ए क्या निकालना है 3a वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर। तो 3 का गुणा किए 3 इंटू ए वेक्टर का परिमाण कितना है 4.5, मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करके कितना आया 5 3 15, 5 1 कैरी 4 3 12 और 1 13 आ गया, 13.5 इकाई आ गया। अब चूंकि वेक्टर है तो इसकी दिशा क्या होगी, 3a वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, ए वेक्टर की ही दिशा होगी बेटा। क्यों, क्योंकि किसी भी अदिश राशि यानी किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू से गुणा करने पर किसी भी वेक्टर का मान चेंज होता नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल क्या है कि -4a वेक्टर निकालना है। ठीक है निकालते हैं, माइनस है 4 है इंटू ए का कितना है परिमाण 4.5, कितना है 4.5, तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 180 यानी 18 आ गया। कितना आ गया 18, और -18 इकाई आया। लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया। चिन्ह चेंज होने से क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। यानी जो दूसरा है -4a वेक्टर, इसकी दिशा क्या होगी, परिमाण तो 18 हो जाएगा लेकिन दिशा जस्ट हो जाएगी ए वेक्टर की विपरीत। बस यही सवाल था, आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अगला सवाल। कह रहा 2 वेक्टर के परिमाण हैं, एक का परिमाण है मान लो 2 मीटर विस्थापन दिए गए हैं
एक का है 3 मीटर, इनके बीच जो कोण है वो है 60 डिग्री। इन वेक्टरों का अदिश गुणनफल निकालना है, निकालते ही चलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अदिश गुणनफल निकालना है तो डायरेक्शन कुछ होती नहीं है, ए बी कॉस थीटा सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। ए क्या है, ए वेक्टर का परिमाण, बी क्या है, बी वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर का परिमाण है 2, तो 2 इंटू बी वेक्टर का परिमाण है 3, और कॉज 60 की वैल्यू है तो कॉज 60 वैल्यू रख दो। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 3 दूनी 6 होता है, और कॉज 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। जो साइन 30 का होता है वो कॉज 60 का होता है, 2 3 6, 3 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? कोई पूछे दिशा क्या है, दिशा है ही नहीं, अदिश गुणनफल हो रहा है बेटा, अदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल देख लेते हैं, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए का परिमाण कितना है 2, बी का परिमाण कितना है 3, और साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60। और इसमें चूंकि कैप भी आ जाएगा, मान लो एन कैप आ गया, क्या आ गया, एन कैप। अभी हम बताएंगे दिशा बताएंगे क्या हो जाएगी, देखो देख लेते हैं। ए बी साइन थीटा हो गया, ए का मान है 2 3 दूनी 6, 6 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से कट गया, 2 3 जा 6 कितना आ गया 3√3, और एन कैप। एन कैप क्या दिखा रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा दिखा रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा क्या होती है, अगर ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो हम लोग ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करते हैं, बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, अंगूठा दिखाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा, लेकिन अंगूठा हमेशा ही ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होता है। यानी जो एन कैप होगी ना उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के भी लंबवत होगी और बी वेक्टर के भी लंबवत होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस थी नहीं। आगे चलते हैं इजी सवाल में, इजी सवाल नंबर 12। सवाल एकदम इजी है ये वाला भी, लेकिन थोड़ा सा क्या है, पेचीदा है, थोड़ा सा क्या है, पेचीदा। जो चीज तुम्हें पता है उसी को सिद्ध करना है कि नहीं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि झूठ को प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि झूठ को प्रूव करने के लिए तुम एक और झूठ बोल दो, लेकिन सत्य को प्रूव करना सबसे कठिन है। तो कहानी यह है कि हम लोग अगर वैल्यूज रख दें, जैसे cos 0 की वैल्यू रख दें, cos π/3 की वैल्यू रखते हैं, cos 2π/3 की, सबकी वैल्यूज रख दें और उनको जोड़े तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये प्रूव ही नहीं करना है, प्रूव तो कुछ और करना है। सवाल देखो, कह रहा है कि ये क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 एक षटभुज है। A7 नहीं बेटा, A1, ये 6 के बाद A7, ये कोई मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ये A1 ही है। क्यों, A1 से चलेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 के बाद फिर से A1 आ जाएगा ना। ये क्या है, एक समषटभुज है। क्या है, समषटभुज, जिसमें है 6 भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इन भुजाओं द्वारा निरूपित वेक्टरों के x घटक लिखें। क्या लिखें, x घटक। इन 6 वेक्टरों का, इन 6 वेक्टरों का शून्य है, योग क्या है, शून्य है, यानी परिणामी शून्य है। इस बात का उपयोग करना है। इस चीज का यूज करते हुए, इस चीज का यूज करते हुए हमें क्या करना है, उपयोग करना है कि इन सारे विस्थापनों का योग क्या है, शून्य है। भाई शून्य तो है ही है कि ये हमारा A1 से चल रहा है A2 तक, A2 से लास्ट में विस्थापन क्या आ गया, वहीं तो आ गया, तो परिणामी तो शून्य हो ही जाएगा। लेकिन इस बात का प्रूव करना है, तो पहले डिग्री चेंज कर लेते हैं। जो π/i पाई लिखा है ना, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 0 तो 0 है, π/3 कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना, 3 18 60 डिग्री। तो ये हम लोग का कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। π/3 को 60 डिग्री लिखेंगे। 2π/3 को कितना लिखेंगे, 2π/3 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना, 3 18 60, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसके बाद ये cos 3π/3, तो 3π/3 इंटू कितना हो जाएगा, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 18 60, 36 18, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180, 120 हो गया, ये कितना हो गया 180। कितना डिफरेंस आ गया, 6 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौको 24, 240 डिग्री, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 60 दूनी 120, 120 में 60 जुड़ गया 180, 180 में 60 जुड़ गया 200, दिस इज 300 डिग्री, यानी 300 डिग्री। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। देखो देख लेते हैं 5π/3, 5π/3 कितना हो जाएगा,
180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 30 से कटा, 3 18 0 6 पंचे 30, 300 डिग्री। तो जो हम लोगों को प्रूव करना है, हकीकत में जो क्या करना है, प्रूव करना है, देखो देखते हैं कैसे। चलो, जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है, इस पेज पे चलते हैं, आगे पेज पे। जो प्रूव करना है वो करना है कि cos 0 प्लस cos 60 प्लस cos 120 प्लस cos 120 में 180 प्लस cos 240 प्लस cos 300 बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये बात हम लोगों को प्रूव करनी है, ठीक है। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे, सम षटभुज का यूज करते हुए। अगर यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे इसमें वेक्टर a1 a2 वेक्टर में, a1 a2 वेक्टर में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos बराबर होता है LA यानी आधार और बटे कर्ण, ठीक है। यहां पे थीटा 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा 0 है तो लंब तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, तो लंब नहीं होगा तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा हम लोगों के आधार के बराबर। तो यहां पे 0 डिग्री है, तो a1 a2 वेक्टर को ध्यान से देखो, तो आधार और कर्ण दोनों बराबर हैं, आधार और कर्ण क्या है, दोनों बराबर हैं। तो कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पे प्लस चिन्ह आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को बोल दें, जस्ट अगर हम लोग a4 a5 को बोल दें, a4 a5 को बोल दें वेक्टर को, तो यहां भी देखो दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो यहां पे आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, -1। वैल्यूज का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें भी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, a1 a2 को देखना, ये वाला अगर हम लोग इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। इसको ये है ना हम लोगों का a2 a3, a2 a3, तो a2 a3 के लिए ये वाली चीज, ए वाली चीज हम लोगों की क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार, जो कि हम लोग को पता नहीं है। मान लो आधार ए है, कितना है, ए, लंब का तो मतलब ही नहीं है, और ये कर्ण तो हम लोग का कितना है, a2 a3 है, कितना है, a2 a3। ये भी पता है कि अगर a2 a3 की कहानी को देखो और a6 इसको देखो, a2 a3 की कहानी को देखो और a5 a6 की कहानी को देखो, तो परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब हम लोग इसमें आधार लेंगे तो देखो ये वाला आधार भी क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए। तो हम लोग इसमें ध्यान से देखो तो ये लिख सकते हैं, अगर cos बराबर cos, तो cos 60 है, ये कितना है, cos 60 डिग्री है। cos 60 बराबर क्या लिखेंगे, cos बराबर होता है आधार, तो आधार कितना है, a है, और कर्ण कितना है, a2 a3, कितना है, a2 a3, लिख दिए इस चीज को। लेकिन अगर ध्यान से इसको देखो, a5 a6 को, किसको देखो, a5 a6 को, तो ये वाला जो एंगल है ना, यहां से ध्यान से जोड़ो, तो 180 और 180 में अगर तुम 60 और जोड़ दो तो ये हो गया 240, कितना हो गया, 240। तो अगर यहां पे निकालोगे cos 240, तो 240 बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे है a, थीटा के लिए अगर ध्यान से देखो तो यहां पे आ जाएगा a बटे हो जाएगा हम लोगों का a6 a5 परिमाण। तो परिमाण तो a6 a5 की जगह पे a2 a3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a2 a3 लिख सकते हो कि नहीं, और a2 a3 लिख दोगे और cos 240 का मान देखोगे माइनस में आ जाएगा, तो यहां से फिर सेम वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। आगे कि नहीं आगे, सेम इसी तरह से कहानी करेंगे हम लोग a3 a4 में। देखो ये वाला एंगल, अगर एंगल ये वाला देखो तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला हो गया 90 और 90 और प्लस 60, तो 90 और 60 तो 120, कितना हो गया 120। और यहां पे जब लास्ट वाले में देखोगे तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। देखो यहां से घूमे और 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो हम लोग परिमाण सेम लेके चलेंगे, जैसे आधार बटे वही लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, और कर्ण सेम है, a3 और a4 का परिमाण सेम है और a6 और a1 का परिमाण सेम है, जस्ट दो के परिमाण सेम आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में।
और वैल्यू जस्ट नेगेटिव आएगी तो वो वैल्यू नेगेटिव कर देगी। जब टोटल को जोड़ दोगे जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शून्य। यहां पे बात समझो, हर सवाल को हम लोगों को समझना है, हर सवाल को समझना और हर सवाल को सॉल्व करना। तो पूरा सॉल्व करो, एक सवाल को ही आधा घंटे में सॉल्व करो, तो दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्या हो जाएगा, ये टाइम टेकिंग। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, सवाल को समझना है। किसको समझना है, सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हम लोगों का ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया। और बी वेक्टर बराबर हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप है। कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने में। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को आव्यूह विधि का यूज करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप और उसके बाद लिखेंगे 2, 3 और 4, 3 और 2 हो गया। चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस हो गया। अब आव्यूह विधि को सॉल्व करना हम लोगों ने देखा था कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पे प्लस आई कैप लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ले लिए आई कैप ले लिए, और उसके बाद जो लेंगे मैट्रिक्स में उसकी क्या छोड़ देंगे, उसकी पंक्ति को छोड़ देंगे, उसके स्तंभ को छोड़ देंगे, लिखेंगे 3 4 3 4 और 3 2, यही तो बचेगा बेटा। और बस इसको बंद कर देंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह के साथ लेंगे जे कैप को, जे कैप, और जे कैप का क्या छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, स्तंभ और पंक्ति 2 4 4 3, तो 2 4 4 2 हो गया। और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा के कैप, और के कैप के बाद हो जाएगा 2 3 4 3, तो 2 3 4 3 हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। अब आई कैप है तो आई कैप को आई कैप लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर जो 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक इसका गुणा करेंगे इससे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, लेकिन माइनस 12 होगा इस स्तंभ से। ऐसे ध्यान रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से जस्ट अपोजिट, पहले इसको और फिर माइनस इसको, तो 2 3 जा 6 और माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप, और जे कैप का 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और माइनस 4 4 जा 16, तो 16 प्लस के कैप हो गया। उसके बाद 2 3 जा 6 और माइनस क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 12। और ये हम लोगों का सॉल्व कर लेंगे, 12 में से 6 जाएगा, बच जाएगा, 12 में से 6 गया माइनस बचा, तो माइनस 6 आई कैप, और माइनस है 16 में से 4 गया, कितना बचा 12 बचा, 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 12 जे कैप, ठीक है, और प्लस 12 में से 6 गया तो माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस 6 के कैप। यही हो गया हम लोगों का आंसर। क्या हो गया आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, सिद्ध करें कि ए वेक्टर डॉट और ब्रैकेट के अंदर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। देखो, एक है ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आवाज आ रही होगी इसमें। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 करना है, और बाहर में डॉट वेक्टर भी लिखा है ए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर डायरेक्शंस को देखें, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोगों का हो रहा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसकी भी एक डायरेक्शंस होगी जिसकी डायरेक्शंस होगी लंबवत। तो अगर हम लोग कह दें कि सी वेक्टर इक्वल टू, मान लें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट डॉट है ना, डॉट में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो इसमें आ जाएगा ए का मान लो परिमाण ए है, सी का मान लो सी है, और कॉज थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन पहले सी वेक्टर की डायरेक्शन तो पता चले। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत, यानी 90 डिग्री पे।
तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में थीटा 90 डिग्री है, और थीटा जब 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी इसकी पूरे का पूरा मान ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान 0 आने वाला है। कितना आने वाला है? 0। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कितना हो जाएगा? सवाल हो जाएगा 15 सवाल है। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो आप भी विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आप भी विधि यानी मैट्रिक्स सिस्टम लगा देंगे और निकल आएगा। इसके पहले सेम सवाल हुआ है तो इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, बस तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता देते हैं। आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, चिन्ह लगाओ प्लस माइनस प्लस, पहले इसकी पंक्ति लिखो 2 3 4, फिर इसको लिखो 4 3 2 4 3 2 और इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो। मैट्रिक्स को सॉल्व करना हम लोगों ने बताया है। चलो अगले आगे 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 और आगे सवाल क्या है? सवाल क्या है? कह रहा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे पर आपस में 90 डिग्री पर हैं यानी लंबवत हैं, तो दिखाएं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। क्या दिखाना है? एक है हम लोगों का, मान लो ये ए वेक्टर है, क्या है? ए वेक्टर है। ये क्या है? हम लोगों का बी वेक्टर है, और ये क्या है? हम लोगों का सी वेक्टर है। क्या है? सी वेक्टर। सबके सब एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं, तो दिखाना है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी से लंबवत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबवत। अब जब ए और बी के लंबवत ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी तो ए बी के लंबवत तो सी वेक्टर भी है, तो सी वेक्टर के बीच में कोण कितना हो सकता है? या तो हो सकता है 0 डिग्री या तो हो सकता है 180 डिग्री। और चाहे साइन में अब जब क्रॉस लगाओगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मान लो डी वेक्टर मान लो। क्या मान लो? डी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो अब सी और डी के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 0 डिग्री हो सकता है तो 180 डिग्री। और साइन में 0 की वैल्यू हो चाहे 180 की वैल्यू हो, दोनों की वैल्यू ही 0 होने वाली है, तो 0 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 0। तो दिख गया कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? क्या इसका उल्टा भी सत्य है? क्या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 हो सकता है? बिल्कुल। जब इस दोनों का भी 0 हो सकता है तो इसका भी 0 हो सकता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर लंब होना पड़ेगा? नहीं, लंब नहीं भी है तो हो सकता है कि वो हाँ होना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि वो 180 डिग्री पे भी चला जाए। ठीक है कि नहीं? कह रहा है कि क्या इसका सत्य है? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इक्वल टू 0 है, तो क्या ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर को परस्पर में लंब होना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बेटा, होना ही पड़ेगा। ये बात भी एकदम सत्य है। ठीक है, सत्य है। वो 180 वाला कॉन्सेप्ट, अरे उधर नहीं होगा तो उधर होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, आगे चलते हैं और आगे सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, कह रहा है एक कण एक रेखा पर एक समान वेग v से चल रहा है। इस सरल रेखा के बाहर वो एक निश्चित बिंदु है। किसी क्षण पर सरल रेखा की बिंदु P पर दिखाएं कि OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर कण की स्थिति P पर निर्भर करती है। एक कण है और एक कण सरल रेखा पे चल रहा है। ये है हम लोगों की सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा। अब इसके ऊपर कोई पिंड मान लो कितने से चल रहा है? B वेक्टर वेग से चल रहा है। कह रहा है इस सरल रेखा के बाहर कोई बिंदु है, मान लो सरल रेखा के बाहर कोई बिंदु O बिंदु है। क्या है? O बिंदु। किसी एक क्षण पर एक निश्चित टाइम t ले लो, क्या ले लो? इस टाइम t पर इसकी पोजीशन मान लो कितनी है? P है। कितनी है? P। तो कह रहा है कि OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर बराबर कितना? जो इसका जो मान आएगा वो कण की स्थिति P पर निर्भर नहीं करेगा। इस बात को प्रूव करना है। और ये मान लो थीटा है कि नहीं? थीटा। अब OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर है तो क्या आ जाएगा? OP का मान लो परिमाण OP है और V है और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू V और हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है साइन थीटा। बात को समझना, ये जो OP वेक्टर है जब अगर अलग टाइम ले लो तो P यहां पहुंच गया तो ये थीटा क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। जब थीटा का मान कम होगा तो साइन थीटा का मान भी कम होगा ना। तो इन जो वेक्टरों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही ना। अगर साइन थीटा कम होगा, क्या होगा? साइन थीटा कम होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगर इस कंडीशंस को ऐसे हम लोग लंब बोल दें, ये थीटा है लंब,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो साइन थीटा का अगर मान भी रख दिए तुम, तो ओपी इंटू वी इंटू, ध्यान से देखना, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल ए यानी लंब बटे कर्ण। और कर्ण यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण तो हमारा ओपी है, कितना है ओपी, और ये लंब है। v का मान भी रख दिए, विस्थापन बटे क्या रख दिए, विस्थापन बटे समय। तब भी कहीं ना कहीं ध्यान से अगर देखो तो ओपी जो कर्ण है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जा ही रही है बेटा, और डिपेंड करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जब वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मतलब है इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि कण की जो स्थिति है P, भाई विस्थापन भी बदलेगा, विस्थापन तो बदलेगा ना समय के साथ, तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल भी एससी वर्मा में ही गलत है, तुम्हें कहीं इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस बात को समझो। भाई जैसे जैसे P की वैल्यूज बढ़ेगी, थीटा के ऊपर डिपेंड तो करेगा ही ना। एक बार दोबारा से इस सवाल को देखो, देखो मैकेनिज्म को समझना, ऐसे समझना, सिंपल सी कहानी, ये सीधी रेखा पे गति है, और ये मान लो एक निश्चित बिंदु इसके बाहर है, और ये थीटा है, ये क्या है थीटा। जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो ये थीटा का मान भी तो क्या होगा, चेंज होगा ना, ये और भी चेंज होगा, थीटा का मान चेंज होगा। तो ये जाहिर सी बात है थीटा का मान कम होगा, तो साइन थीटा का मान कम होने पे कम होती है वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सिंपल सी कहानी है कि अगर तुमने मान लो ओपी को भी चेंज कर दिया, ओ से थोड़ी लेना देना है, ओपी पे नहीं, ये कह रहा है पी पे ही डिपेंड नहीं करेगा यार, पी पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा। जैसे समय के साथ विस्थापन चेंज होगा तो पी की वैल्यूज भी तो चेंज हो जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा। इसलिए क्वेश्चन ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया यहाँ पे। हाँ, ये एक सवाल इसमें सही हो सकता था, जिस सवाल को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो ये कह देता कि जो हमारा ओ पॉइंट है, जो ओ पॉइंट हम लोगों ने सरल रेखा के बाहर लिया है ना, ओ पॉइंट, अगर वो कह देता वो ओ पॉइंट उस सरल रेखा पर ही है, मान लो यहीं पे है, और किसी टाइम टी टाइम के बाद, निश्चित समय के बाद पोजीशन पॉइंट की पी है, और वो वी वेग से गति कर रहा है, कितने वेग से कर रहा है, वी वेग से। तो जो ओपी वेक्टर है और क्रॉस जो वी वेक्टर है, वो डिपेंड नहीं करेगा कण की पोजीशन पे, नहीं करेगा डिपेंड। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। देखो ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओपी का परिमाण मान लो ओ है, वी वेक्टर का परिमाण वी है, और साइन थीटा, और साइन थीटा में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना भी परिमाण इधर उधर हो वैल्यू 0 आएगी। अगर वो सरल रेखा पर है, उसी पॉइंट पर है, तो फिर क्या करेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 0 आने वाला है। चलो आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र E में तथा चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगता है बल F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर और V वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो मान लें कि E एक्स अक्ष की ओर तथा V y अक्ष की ओर है। एक आवेशित कण को ऐसे वेग से फेंकना है ताकि उस पर परिणामी बल शून्य हो। चलो देखो, अगर हम लोग किसी एक Q आवेश को, किसी Q आवेश को, ये क्लास 12th का चैप्टर्स है बेटा, मैग्नेट का चैप्टर्स है, तो तुम लोग इस बात को ज्यादा दिमाग न लगाना, ठीक है। सवाल को बेसिक सवाल की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे, ना कि मैग्नेट की तरह सॉल्व करेंगे। जब कोई भी, अगर कोई क्यू आवेश किसी ऐसी जगह पे इंटर करता है जहां पे विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दुनिया जानती है कि जो वेग है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, लेकिन जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जब कोई क्यू आवेश किसी ऐसी जगह पे एंट्री करता है जिस जगह पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहां पे क्यू आवेश के ऊपर यानी क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगाएगी तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर टोटल फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू, और ये यहां पे जो लिखा है उसको बता रहे, फिर हम लोग आगे सॉल्व भी करेंगे। क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ा दें तो क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर, ठीक है, और प्लस क्यू वी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्यू के ऊपर फोर्स लगाया और ये मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। जब कोई भी चार्ज, जब वेग यानी वेलोसिटी होती है उसके पास, तो चुंबकीय फील्ड भी उसके ऊपर फोर्स लगाती है, वो लगाती है क्यू वी साइन थीटा।
क्योंकि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब f बराबर ही तो लिखा है ये। अगर इस चीज को तुम्हें शून्य करना है, क्या करना है, शून्य, तो हम लोग जानते हैं कि QE, अगर QE वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस QV वेक्टर के, किसके हो जाएगा, माइनस QVV क्रॉस के। अगर माइनस में हो गया तो दोनों सेम है, अगर बराबर भी हैं, परिमाण बराबर है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, माइनस में है कि नहीं, तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, दोनों घट करके जीरो हो जाएंगे। यानी मान लो QE का मान अगर मान लो 2 है और QVV का मान लो -2 है, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस इसी को कर देते हैं, तो कितना वेग होगा, तो यहां से हम लोगों को पता चला v वेक्टर बराबर कितना बड़ा, v वेक्टर बराबर, यहां तो कुछ है नहीं, QVV के बाद हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो बटे में चला गया, तो ये आ गया v वेक्टर बराबर QE है तो QE बटे v वेक्टर और साइन थीटा, तो QB साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और Q से Q क्या हो गया, कट गया, ये v वेक्टर बराबर आ गया, b वेक्टर बराबर आ गया E बटे, माइनस में है, किसमें है, माइनस में, ठीक है, E बटे b और साइन थीटा। अब बताओ मिनिमम कितना वेग होगा, मैक्सिमम, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम तभी तो होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान तो होता है 1, तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होने के लिए थीटा का वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, यानी मिनिमम होने के लिए जो वैल्यू आएगी v वेक्टर की वैल्यू आएगी माइनस E बटे b। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो एकदम इजी सवाल था, और आज का प्रैक्टिस सेशन का होता है द एंड। हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हमारा क्या है बेटा, माइंड थोड़ा सा क्या था, डिस्टर्ब था, क्यों, क्योंकि हमने वो इंसिडेंट बेटा देख लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा मूड क्या था, ऑफ था हमारा, ठीक है। तो जो हमारी टीम है अभी चिल्ला रही थी, तो हम देखो जैसे हमने डांटा भी उनको, इसीलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होने वाला है कलन शास्त्र के ऊपर। कलन शास्त्र मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ तुम्हारी फिजिक्स के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं। कलन शास्त्र के अंदर हम लोग सारे टर्म पढ़ेंगे, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, लिमिट्स भी पढ़ेंगे, अवकल समीकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ेंगे। तो मैथ्स बहुत बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए, तो बहुत, इसीलिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जीरो से उठाएंगे और हम लोग हाई लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। अगर हमारे साथ आप रहते हो तो फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अभी